मतलब वो 2 ही दिन आना है। हो गया। अब सीपी और सीवी पढ़ेंगे। है ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेल्टा टी है ये। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ substance through 1 degree centigrade called heat capacity. Amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of substance through 1 degree. A specific heat capacity. Amount of energy required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree. Molar heat capacity. एक और बात बताए थे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, है ना, कौन एक्सटेंसिव कौन इंटेंसिव, ये कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। है ना, क्योंकि इसमें पर यूनिट मास लगा हुआ है, उसमें पर यूनिट मोल लगा हुआ है। अब सामने सामने में सब कुछ हो गया। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। बढ़े, बढ़े। अब आज पढ़ेंगे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बात ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़रा देखना। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला N इंटू डेल्टा टी। अब इसी बात को कब लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर पे। एक मिनट इधर देख लो, Cp इज इक्वल टू Q बाई N इंटू डेल्टा टी। मोलर तो ऑलरेडी है ना, और डिटेल इसका लिख सकते हैं आप ऐसे, Cp मोलर, है ना। अब एक बार दो बार लिख देते हैं, खाली Cp भी लिखेंगे तो मोलर ही समझना है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को ही Cp कहते हैं, लेकिन हम लोग को ये याद नहीं रहता आपको, तो एम अभी लगा देते हैं। तो Q बाई N इंटू डेल्टा टी, कब, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बदलेगा, Cp ही लिख रहे हैं अब, Q एट कांस्टेंट प्रेशर बाई N इंटू डेल्टा टी। अब Q हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा H बोलते हैं, ठीक है। तो Cp बराबर क्या लिख दें, डेल्टा H बाई N इंटू डेल्टा टी, है ना। आने की Cp को डिफाइन कर सकते हैं,
इंथाल्पी चेंज है ना, वही हीट एनर्जी है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को इंथाल्पी बोले। इंथाल्पी चेंज पर मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कॉल्ड एज सीपी। इंथाल्पी चेंज पर यूनिट change in temperature per mole of substance known as molar heat capacity at constant pressure। यानी केवल टर्म का जोड़ दिए हैं थर्मोडायनामिक्स से, हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी को इंथैल्पी से कैसे जोड़ना है, इंटरनल एनर्जी से कैसे जोड़ना है बाय द टर्म ऑफ सीपी। यूनिट भी इसका वही हो जाएगा जो पहले वाले का था, जूल पर मोल पर केल्विन। कभी कभी एक मोल के लिए लिखा रहता है, फॉर्मूला ही आपसे पूछता है कि एक मोल सबस्टांस के लिए सीपी का वैल्यू क्या होगा। तो एक मोल वहां पे जब लिखेंगे तो सीपी बराबर डेल्टा एच बाई क्या कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे, है ना। ऑल्सो करके अलग से याद रखिएगा, डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी। अब देखिएगा कभी कभी डेल्टा एच बर्गडन के बराबर भी होता है, तो बर्गडन का भी फॉर्मूला बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, है ना। जब इंटरनल एनर्जी जीरो होता है तो डेल्टा एच डब्ल्यू के बराबर हो जाता है, बर्गडन के बराबर हो जाता है ना। तो एक चार्ट उसका भी बना देंगे हम, तो बर्गडन के बराबर भी हो जाएगा। वैसे प्रोसेस में था कुछ नहीं, जो कल पढ़े थे वही था, Q बाई एन इंटू डेल्टा टी। हो गया। लिखिए थोड़ा जल्दी जल्दी, अब इतना भी पूछेगा, एक बार मुड़ी उठाना है, एक लाइन से हम लिख लेंगे। हमको तो लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, वही क्यू वही एन इंटू डेल्टा टी, खाली कांस्टेंट प्रेशर बताएं कि क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच कहलाता है, बाकी और कुछ तो है नहीं क्या। अगले बार देखोगे कि यही क्यू रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम भी पर इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाएगा, तो सी भी हो जाएगा। मोलर, अरे क्या क्या क्या, क्या करते हैं सब।
ऐसे का पीछे है। लेकिन थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो। हाँ 5 पेन से भी हो जाएगा, हम नहीं लगाते हैं, 10 पेन तो हम भी लगाते हैं। वो सब गड़बड़ नहीं है, तो जो भी काम थोड़ा फास्ट। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। अब तो हो गया होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं ना, वो एक्चुअली में ऐसे नहीं हो रहा, वो उसमें थोड़ा एक प्रैक्टिसाइज करना है अच्छे से। करना क्या है ना कि एक बार मुड़ी उठाना है, एक लाइन लिख देना है, और 2-3 लाइन जब डेरिवेशन करते हैं ना तो अपने से आगे बढ़ जाना है, समझ के। देखो ये सब तरीका है, ये कोई खराब बात थोड़ी ना है बाबू। सी भी मोलर, सीवीएम ही लिखना है। मोलर रिप्रेजेंट करेगा मोलर हीट कैपेसिटी, सीवी रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ऐसा नहीं कि हम समझा रहे हैं तो फिर लिखिएगा, उसी में दिक्कत होता है। एन इंटू डेल्टा टी है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखिए कुछ नहीं किए, डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल डेल्टा मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट पे, तो क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिख देते हैं क्यू भी बाई डेल्टा टी। अब क्यू भी बाई डेल्टा टी हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं, है ना। दो डिफिनेशन तो पढ़े अभी तक। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम known as internal energy change, heat energy at constant pressure known as enthalpy change। तो क्यू भी हो गया डेल्टा यू, तो सी भी बराबर लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। एन कहाँ गया? एन तो रहेगा ना सब में, एन नहीं रखिएगा तो एक मोल नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक मोल रहा तब ठीक है। तो डेल्टा यू बाई एन इंटू, कैसे डिफाइन करेंगे सीवी को? द इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट change in temperature per mole of substance known as CB। यहाँ भी यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा यू इज इक्वल टू एक फार्मूला और आ गया एन सी भी डेल्टा टी फॉर 1 मोल सी बी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। अब हम लोग रिलेशन जानेंगे सीपी और सीवी में क्या रिश्ता है।
हो गया। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी बढ़ जाए। इंटरनल एनर्जी का चेंज पर यूनिट पर मोल सीबी, एंथैल्पी चेंज पर केल्विन पर मोल सीपी। कभी कभी बर्गेडन बराबर डेल्टा यू भी हो जाता है जब डेल्टा एच जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वहां पे बर्गेडन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी बी इंटू डेल्टा टी, है ना। ये सब बर्गेडन का भी फॉर्मूला है, लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, सीपी और सीबी में रिलेशन देखिएगा बाबू, पढ़े थे हम लोग, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। एक मिनट इधर देखेंगे सब, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी के जगह पे इस बार लिख रहे हैं एन आर डेल्टा टी। डेल्टा तो एक ठो में लगा हुआ है ही है, क्या डेल्टा एन आर टी ही होता है एक्चुअली में। अब डेल्टा अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकाल लगा देते हैं, कभी डेल्टा एन आर टी लगाते हैं, कभी एन आर डेल्टा टी। डिवाइड यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, divide this equation by डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, है ना। अब n इज इक्वल टू यहीं पे एक मोल ले लेना था, n इज इक्वल टू एक मोल ले लेना था, तो एक मोल लेते तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता। अरे यहाँ पर देखो, पहले लिखने देंगे समझिए, अरे बोलते इसलिए ना कि जल्दी जल्दी लिखो, और कोई बात नहीं कि छोड़ के चले जाएंगे। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू एन आर डेल्टा टी। अब एन इज इक्वल टू हम एक मोल ले लिए, एक मोल गैस, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, एन एक मोल हो गया तो आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी से ये डेल्टा टी साफ। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं सी पी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को सी भी प्लस आर, आणि सी पी माइनस सी भी, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। ये रिश्ता है सी पी सी भी का, कितना खूबसूरत रिश्ता है, सी पी माइनस सी भी बराबर आर, है ना। आर का वैल्यू 2 होता है, 2 कैलोरी, है ना। फॉर एन मोल क्या लिखेंगे, एन मोल होता तो ये एन रहता, तो सी पी माइनस सी भी बराबर एन आर, सी पी माइनस सी भी बराबर एन आर। एन मोल के लिए, एक मोल के लिए सी पी माइनस सी भी बराबर आर। बस इतना से सी पी सी बी का रिश्ता तय हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन था ना, जो कौन से एग्जामिनेशन में नहीं आता, हर एग्जामिनेशन में आता है, स्कूल वाले एग्जामिनेशन।
कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन आर टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिख देना है, और इसको एन बराबर 1 मोल ले लिख करके डेल्टा टी से सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सी पी एच भी नो, है ना। स्कूल में जब हैं वहाँ लिखना है तो लिख देना चाहिए कि एज भी नो, अभी अभी पढ़ाए हैं कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर सी पी और डेल्टा यू बाई डेल्टा टी बराबर सी बी, है ना। तो एज बी नो दिस वन, सी पी बराबर सी बी प्लस आर, सी पी माइनस सी बी बराबर आर। सी पी माइनस सी बी बराबर आर। सी पी माइनस सी बी बराबर एन आर, एन नंबर ऑफ मोल। लिख दिए। हाँ, ये सीपी से भी एक आध वो क्वेश्चन से निकाल के सीख भी लें। $64 of methane gas heated at 27 degrees centigrade in a bomb calorimeter by 600 joule amount of energy released. Calculate the molar heat capacity of methane gas बस इतना सा बात। क्वेश्चन लिख लिए। देखिए, मीथेन गैस हीटेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसका कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है ना। इसके वॉल्यूम बदलते नहीं है। मीथेन गैस को गर्म किया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, आने की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे वो कब रिलीज होगा,
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा कितना पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे 4 ग्राम मीथेन गैस को जलाया गया तो 6500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। तो किस टाइप का एनर्जी हुआ ये? डेल्टा यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अपने से समझना होगा। टेम्परेचर जो है या हीट किए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेक करेंगे ना, एक छूट गया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी कितना हो गया? 10 यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, 10 ही बदलेगा ना, T2 माइनस T1 करना है। और नंबर ऑफ मोल कितना है? वेट बाई मॉलिकुलर वेट 64/16, दैट इज 4 मोल, है ना। नाउ द Cp इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv इज इक्वल टू क्या पढ़े थे अभी? डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो 6500 जूल प्रोड्यूस किया, 4 मोल जला है तब, जब हम 10 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाएं तब। बात खत्म। क्या है दिक्कत? हो गया? बना दिए? दूसरा क्वेश्चन, एट 2 atm प्रेशर 15 ग्राम ऑफ इथेन गैस undergoing combustion to produce 800 joule of energy. Calculate Cp. Joule of energy which increases the temperature of substance from 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. Calculate Cp.
क्या करेंगे, देखो 2 ATM प्रेशर है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है ना। 15 ग्राम इथेन गैस C2H6, 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6, 24 6 30 ग्राम। अंडरगोइंग कंबशन टू प्रोड्यूस 800 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया है कांस्टेंट प्रेशर 2 ATM पे, दैट इज क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री से 40 डिग्री, यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट। कैलकुलेट Cp, that is Cp is equal to डेल्टा H बाई H कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल 15 ग्राम बाई 30, 0.5 मोल, डेल्टा T 15, 1600 बटा 15, क्या दिक्कत है, बोलिए। सीधा सीधा सवाल है तो दिक्कत कुछ नहीं है। यही बतवा को सिर्फ लिख देते ना कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ता। जहाँ पे सीपी का वैल्यू वगैरह दे देते हैं, वैसा भी दे देते हैं थोड़ा देर में। दशमलव नीचे से उठाए थे, 0.5 वाला। बड़े बढ़े अब एक हेडिंग लगेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ लिखते हैं, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ अ सबस्टांस। अब सबस्टांस एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबस्टांस एटम और मॉलिक्यूल ही तो होता है ना, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। known as डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में 3 तरीके का होता है ना। इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब मोशन भी समझ सकते हैं आप। एक होता है ट्रांसलेशनल मूवमेंट, है ना, जो हम लोग करते रहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। एक होता है रोटेशनल मूवमेंट,
और तीसरा होता है वाइब्रेशनल मूवमेंट, है ना। लेकिन ये वाइब्रेशनल मूवमेंट स्पेशल होता है, ये एवं 3000 केल्विन ही रिपोर्ट होता है मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन का। 3000 स्पेसिफाई नहीं करो, हाई टेम्परेचर कर दो। वाइब्रेशनल मूवमेंट ऐसे जनरल नहीं होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट बता रहे हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। देखो देखोगे किसे, अभी लिखोगे तब ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलेंगे? नंबर को बोलेंगे, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कितना तरह का मूवमेंट है, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का, है ना। मॉलिक्यूल कितने तरह से थ्री डायमेंशनल स्पेस में मूव कर सकता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इस मूवमेंट को इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में समझ लो। वाइब्रेशनल तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा सबको, तो अपने मीन पोजीशन पे ही कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो ज़्यादा हाई एनर्जी पे ही कोई ना कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। अब देखो ये 3 एक्सिस है, तो कोई 3 एक्सिस पे ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है बाई एक्सिस पे, और कोई इस तरह से मूव कर सकता है। दिस इज ट्रांसलेशनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। रोटेशनल मूवमेंट हम लोग इस स्पेस में एक्चुअली देखा करते हैं, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, है ना। मैथ फिजिक्स में देखा भी है शायद। 3 तरह का ट्रांसलेशनल मूवमेंट और 3 तरह का रोटेशनल मूवमेंट। अब वाइब्रेशनल मूवमेंट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना तरह का एक मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा, इस बात को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं समझा कि समझा? कितना तरह का मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल में, इस बात को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है, ये वो एटम हो सकता है, मोनोएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस में घूम सकता है, ओरिजिन से देखना, ये बाई एक्सिस में घूम सकता है, इस जेड एक्सिस पे घूम कर सकता है। तो घूमने को कह रहे हैं बस ट्रांसलेशनल मूवमेंट एक्स वाई जेड, है ना। कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो यहां से देखो ये ऐसे से जा सकता है, ये ऐसे से जा सकता है, और ये ऐसे ऐसे जा सकता है, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट भी कर सकता है। देखो ये ऐसे रोटेट भी कर सकता है, रोटेशनल मूवमेंट आ गया। रोटेशन, एक चीज को रोकेंगे तब ना दूसरा मूव करेगा, ऐसे रोटेशनल। ऐसे जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकता है। अरे बहुत कलाकार आदमी है, देखो ना जी, देखो कैसे रोटेट करा है, देख रहे हो। 3 तरह से तो यहाँ घुमा दिए हम, है ना। तो इसको रोटेशनल करते हैं। अब वाइब्रेशनल में ना ये अपने मेन पोजीशन पे हिले डुलेगा ना, वाइब्रेट करता रहेगा अपने मेन पोजीशन पे, वाइब्रेट कर, ये हाई एनर्जी पे अचीव होता है। तो जनरली गैसियस मॉलिक्यूल को 2 तरह का मूवमेंट होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है एक्चुअली में, तो ये दोनों के बारे में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं कि कितना तरह का ट्रांसलेशनल मूवमेंट है और कितने तरह के वाइब्रेशनल मूवमेंट है। इसी बात को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, थोड़ा ध्यान लगा के रखना। ये अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल के अलग अलग नंबर होते हैं, है ना। अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल के अलग अलग
नंबर। तो सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला और एक शॉर्टकट ही समझो बता देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल बराबर कुछ नहीं करना है 3n, n नंबर ऑफ एटम, n बराबर नंबर ऑफ एटम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। सुन लो ना एक बार, यदि एक मॉलिक्यूल एक ही एटम से बना है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 गुना 1 बराबर 3। ठीक है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। दूसरा एक फॉर्मूला और बताते हैं फिर लिख देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कहा कि वाइब्रेशनल जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है, तो जो रूम टेम्परेचर पे होगा उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में लें तो कौन सा मूवमेंट होगा, ट्रांसलेशनल, और दैट फॉर्मूला इज 3n माइनस m, 3n माइनस m, जहां पे n तो नंबर ऑफ एटम ही है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। क्या वो मतलब डायटॉमिक है तो एक ही गुना एटम बॉन्ड है, तो वो घटा देंगे तो निकल जाएगा सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बाकी 3n तो है ही, जो बच गया उसमें से घटाया ना, तो जो बचा वो कौन सा मूवमेंट था, वाइब्रेशनल। अब एक दो निकाल के दिखाते हैं फिर समझोगे, एकदम चुपचाप बैठ के देखना। फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम f, मतलब जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे तो ये बोलेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब T लिख दें तो समझ जाना टोटल लिख रहे हैं सर, और खाली F लिखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं सर। तो क्या है फॉर्मूला है 3n, तो 3 गुना 1 कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो हीलियम रहे, चाहे नियॉन रहे, चाहे आर्गन रहे, क्रिप्टन रहे, जेनॉन रहे, रेडॉन रहे, दीज आर द मोनो एटॉमिक गैस, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। यानी मोनो एटॉमिक गैस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट नहीं होता है। यदि हम निकाल रहे हैं खाली एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फॉर्मूला लगा देंगे 3n माइनस m, दैट इज 3 गुना 1 माइनस बॉन्डेड एटम है इसमें मोनो एटॉमिक में, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 3, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं ट्रांसलेशनल। ठीक है, क्या हुआ, मॉलिक्यूल जब एक ही एटम से बना है ना तो अपने मीन पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से रुका ही रहता है ना, रोटेट नहीं कर, ट्रांसलेट सिर्फ उसमें ट्रांसलेशनल मोशन है। जो भी मोशन एगो एटम में तो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ये तीनों प्लेन ही में जा सकता है, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ऐसे ऐसे कुछ जाने वाला नहीं है। जब एक ही वो एटम है तो ऐसे ऐसे तो कुछ जाएगा नहीं, मॉलिक्यूल जाएगा ऐसे से, कम से कम 2 एटम का बना रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। फॉर डायटोमिक गैस एग्जाम्पल O2F2
N2Cl2 Br2 I2। ठीक है, दो एटम से बना है, चाहे HCl है ना, कोई भी दो एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल हो, एटॉमिक हो चाहे हेट्रोएटॉमिक। बोलो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसमें? 3n। कै गो एटम है? 3 गुना 2 बराबर 6। अब खाली F निकालो तो 3n माइनस m, 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर। अच्छा, दो एटम से बना है डायटोमिक, तो n नंबर ऑफ एटम को कहते हैं। तो 3n फॉर्मूला बताए, 3 गुना 2 बराबर 6 निकल गया। 3n माइनस m, 3 गुना 2 माइनस एक ही ना बॉन्डेड एटम है, एगो एटम एगो बॉन्डेड एटम। तो 3n माइनस m, 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर कितना? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो मतलब एक ठो जो बच गया वो कौन चीज होगा? दैट इज ए वाइब्रेशनल, है ना, एक जो बच गया वो होगा वाइब्रेशनल। अब ये 5 में 3 प्लस 2 ऐसे नहीं लिखेंगे तुम लोगों को, एक्चुअली में थोड़ा सजगता से रहोगे तब थोड़ा याद रखना पड़ता है। 3d2r क्या बताएं? 3 गो रोटेशनल है और 3 गो ट्रांसलेशनल है और 2 गो रोटेशनल है। तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 रोटेशनल, और 3 2 5, और पूछे एट हाई टेम्परेचर 6। वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल नहीं पूछेगा, ये आपके समझने के लिए, और डीप में जाएगा तब पूछेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम खाली पूछेगा। एगो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 298 केल्विन पूछेगा, और एक ठो में कोई हाई टेम्परेचर लिख देगा। तो 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर होता है, तो वो ये वाला, और एट वेरी हाई टेम्परेचर ये वाला। ठीक है, और फॉर ट्राइटोमिक गैस कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, लिखवा देते हैं, पीछे मुड़ेंगे बाबू। ट्राइटोमिक गैस का दो सिचुएशन आता है, एक ट्राइटोमिक में लीनियर मॉलिक्यूल और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ट्राइटोमिक में एक लीनियर मॉलिक्यूल और ट्राइटोमिक में बी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। बताओ लीनियर मॉलिक्यूल ट्राइटोमिक, एक एग्जांपल CO2। अभी अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, ये कैसा मॉलिक्यूल है? लीनियर। कितने एटम से बना हुआ है? 3 एटम से। नॉन लीनियर H2O। एक को एग्जांपल तो याद रखो ही यार, ये अनंत में जाकर के रटो, लेकिन ऐसे तो चुप हो जाओगे, ब्लैक आउट हो जाता है। नॉन लीनियर H2O एंगुलर होता है ना, और CO2 लीनियर होता है। तो ट्राइटोमिक में दो केस आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वो 3n। ठीक है, तो कितना मॉलिक्यूल हुआ बताओ? 3 गुना कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ? कब? हाई टेम्परेचर पर। कब? हाई टेम्परेचर पर। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक है, दोनों का लीनियर और नॉन लीनियर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का बराबर ही होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस m कितना है बताओ? 3 गुना 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम कितना हुआ? 3 गुना 3। ठीक है, 3 गुना 3 माइनस बॉन्डेड एटम 2 गो है। पिछले बार कितना आया था यार? कुछ गलती किए थे क्या?
सही तो है ये तीन गो। लिखो लिखो, हम आते हैं फिर वहां पे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉन नो वो तो सही है, लेकिन लीनियर नॉन लीनियर लिखो। बंद कर दें, खिड़की खोल लो। लिखिए ना। हम्म, अरे यही होगा ये। अब ठीक है। रिकॉर्डिंग खराब हो